पीएम पोषण स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण। तो चलिए इसको देखते हैं। पीएम पोषण मिलेट्स इन मिड डे मील स्कीम टू इनहेंस न्यूट्रिशन अमंग किड्स। देखिए, भारत सरकार की एक स्कीम है पीएम पोषण। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या कहा है कि बाजरे को ऐड किया जाए और इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों को? इससे बच्चों का जो न्यूट्रिशन है वो बेहतर होगा, इन्हेंस किया जा सकेगा। तो ये न्यूज़ है, हम इस न्यूज़ के सारे एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, न्यूज़ की शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, अगर हम बात करें पीएम पोषण स्कीम की, सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मिनट रुकिएगा, इसको धीमे कर लो भाई। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मिलेट्स अंडर द पीएम पोषण स्कीम। केंद्र सरकार ने राज्यों से और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो उस बात की पॉसिबिलिटी खोजे कि क्या मिलेट्स को पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। मिलेट्स को सरकार क्यों शामिल करना चाहती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम अभी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पीएम पोषण। देखिए, सबसे पहले अगर आप पीएम पोषण की बात करो तो पहली चीज क्या कह रहा है? लॉन्च्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी इस स्कीम को 2021-22 साल से, मतलब 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, लगभग आप देखोगे तो 5 साल है। आगे क्या कह रहा है? ये स्कीम किस लिए है? प्रोवाइडिंग 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। कह रहा है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं या ऐसे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट एड पर संचालित हो रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को 1 कुक्ड मील या 1 हॉट कुक्ड मील मिलेगी, यानी वहाँ पर बच्चों को एक टाइम का गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ये स्कीम है। आगे देखते हैं। इट रिप्लेस्ड द नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल। भारत सरकार ने बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए 1995 में एक स्कीम शुरू की थी, उसका नाम था मिड डे मील। तो ये पीएम पोषण स्कीम जो है वो 1995 में शुरू की गई मिड डे मील को या मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस करेगी। तो याद रखिएगा, ये और कुछ नहीं है, जो पहले एक स्कीम चल रही थी भारत सरकार की 1995 से, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेम वैसी ही स्कीम ये है पीएम पोषण। इसमें किया कुछ नहीं जा रहा है, उस वाली स्कीम को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो इस बात को याद रखना है। अब इस स्कीम की यानी पीएम पोषण के कुछ हम फीचर्स को देख लें, विशेषताओं को देख लें। तो चलिए देखते हैं इनकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, इसमें कौन कौन कवर किया जाएगा। देखिए, सामान्य तौर पर क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाता था, अभी कुछ चेंज किया गया। देखिए, प्राइमरी यानी 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, यानी इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो 1 से 5 तक के 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको 100 ग्राम फूड ग्रेन्स दिए जाए। साथ ही साथ अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 तक को 150 ग्राम फूड ग्रेन्स दिए जाए, पहली चीज। अब नया क्या है सरकार ने इस स्कीम में किया था अभी कुछ दिन पहले, कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं या जिसको हम स्टूडेंट्स ऑफ बाल वाटिका बोलते हैं, प्री प्राइमरी को ही बाल वाटिका भी बोला जाता है, क्लास फर्स्ट से पहले वाले जो बच्चे हैं, क्लास फर्स्ट से भी छोटी क्लास के जो बच्चे हैं नर्सरी वगैरह के, उन्हीं को बोला जाता है प्री प्राइमरी क्लासेस। तो प्री प्राइमरी क्लासेस मतलब जो 1 से भी नीचे के बच्चे हैं, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले ये इस स्कीम में इंक्लूड नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सरकार ने इस स्कीम में की है, न्यूट्रिशनल गार्डन्स। मतलब सरकार ये फोकस करेगी, सरकार ये चाहती है इस स्कीम के अंतर्गत स्कूल में ही गार्डन्स बनाए जाए, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स, यानी बच्चे वहाँ पर बच्चों को भी सिखाया जाए और स्कूल में जो भी फैसिलिटीज़ हों उनका उपयोग करके गार्डन बनाया जाए। यूज़ ऑफ लोकली ग्रोन न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स। अब स्कूल में खाना बनता है, एक टाइम का गर्म मील बच्चों को दिया जाता है, तो जो भी स्कूल में गार्डन बनाया जाए हर स्कूल में, और वहाँ पर उस गार्डन के जो भी आपको देखो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले प्रोडक्ट हों उनका यूज़ खाने में किया जाए। तो गार्डन का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि अगर आपके स्कूल के बाहर ज़मीन है तो वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे उगाए जाए,
अब जैसे धनिया हो गया, टमाटर हो गया, फिर उसका प्रयोग जो ये खाना बनाने में होता है उसका प्रयोग उस खाना बनाने में किया जाए। अब देखिए सरकार आगे क्या कहती है, सरकार इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का इस्तेमाल करना चाहती है, यानी इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट करना चाहती है। क्यों? ताकि इस स्कीम को बेहतर ढंग से लॉन्च किया जा सके या इम्प्लीमेंट किया जा सके। लॉन्च तो सरकार ने कर ही दी है। एक मिनट, चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब वही हुआ कि सरकार चाहती है इस स्कीम को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सरकार चाहती है कि इस स्कीम को सरकार फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से इंप्लीमेंट करे। इसका मतलब क्या है, सरकार इनको इन्वॉल्व करना चाह रही है। मतलब ये हुआ कि देखिए अगर आप सोचो कोई छोटा मार्जिनल फार्मर है, सीमांत किसान है या स्मॉल फार्मर है, लघु किसान है, बहुत छोटा किसान है। अब मान लो उसका जो भी क्रॉप का वो प्रोडक्शन होता है, अब मान लो उसने गेहूं बोया था और गेहूं जैसे हुआ तो वो अपने गेहूं को मार्केट में भेजना चाहता है, तो उसको एक गाड़ी मंगानी पड़ेगी, मानी कोई भी गाड़ी हो सकती है, टाटा मैजिक टाइप की। अब उसको टाटा मैजिक का पेमेंट अकेले करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती। मान लो कि गेहूं की फसल खड़ी है और उसकी कटाई करनी है फसल की, तो आपको कुछ ना कुछ मशीनरी मंगानी पड़ेगी, उसका पेमेंट अकेले करना पड़ेगा। इसलिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो छोटे छोटे किसान होते हैं ये आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाए, खुद मिलकर एक ग्रुप बना ले, उस ग्रुप को बोलेंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होगा, अब फायदा यह है कि मान लो सारे किसान अपने जो भी उनका प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक पहुंचाना चाहते हैं, मंडी तक पहुंचाना चाहते हैं। अब क्या होगा कि सब मिलकर पेमेंट कराएंगे, वाहन मंगाएंगे, साथ ही साथ अगर कोई मशीन आएगी तो सब लोग एक साथ अपनी फसल को कटवा लेंगे और पेमेंट एक साथ करेंगे। तो इससे एफिशिएंसी या दक्षता बढ़ जाएगी और खर्चा सरकार का सॉरी कह रहा हूँ, फार्मर्स का कम होगा। तो इसी को बोलते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसे 10 लोग हैं जिनका एक ही समान उद्देश्य है, तो वो लोग आपस में जुड़ सकते हैं उस खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। आपस में क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि अगर कुछ लोग मिलकर काम करेंगे तो उनको बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का और फायदा होगा। तो ऐसे ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसकी मेंबर वुमेन होती हैं उसको बोलते हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सरकार चाहती है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में इन दोनों की सहायता ली जाए। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। अभी क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हमको पता है कि भारत में एक नीति आयोग का प्रोग्राम है, डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब भारत के वो डिस्ट्रिक्ट जो सोशली और इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए भारत के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको नीति आयोग बोलता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। क्यों बोलता है? क्योंकि अगर आप किसी जिले को पिछड़ा जिला बोलोगे तो उस जिले में जो भी लोग रहते हैं वो सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए नीति आयोग ने उनके लिए एक अलग नाम दे दिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब क्या होता है कि नीति आयोग खास तौर पर इन डिस्ट्रिक्ट के विकास पर विशेष फोकस करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पिछड़े हुए जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनको हिंदी में आकांक्षी जिले बोला जाता है, उनके बच्चे, साथ ही साथ ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया का मतलब होता है कि ब्लड की कमी। तो कुछ ऐसे जो लोग थे जिनके लिए जो स्कूल में एक डाइट मिलती थी वो पर्याप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार स्कूल में क्या देगी? सरकार तो वही खाना देगी जो एक आम तौर पर एक भारतीय अपने खाने में खाता है, जैसे दाल, जैसे चावल, जैसे गेहूं या रोटी या फिर सब्जियां। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, तो उनके बच्चों की भी दशा बहुत बेहतर नहीं है। दूसरी कंडीशन एनीमिया। कुछ जगह पर आप बच्चों में देखोगे कि एनीमिया से ग्रसित हैं या ब्लड की कमी से। तो इसके लिए इसमें यानी पीएम पोषण में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्था की गई है। मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से क्या मतलब है? देखिए पढ़िए, बेहतरीन लिखा हुआ। इफ अ स्टेट डिसाइड्स टू ऐड एनी कंपोनेंट लाइक मिल्क और एग टू द मेन्यू। यदि किसी राज्य को लगता है, इस बात को याद रखना कि अगर किसी राज्य को ये लगता है कि
उसके राज्य में जो भी किसी खास जिले में या किसी खास क्षेत्र में बच्चे जो हैं उनको किसी खास और भी डाइट की ज़रूरत है, मान लो किसी बीमारी से ग्रसित हैं या बहुत कमज़ोर हैं, तो राज्य चाहे तो मिल्क को और एग्स को ऐड कर सकता है अपने स्कूल वाले मेन्यू में। तो इस बात को याद रखना कि राज्य इन सबको ऐड कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ा फोकस करना। और पहले क्या था समस्या, ये देखिए, अभी तो ये प्रोविजन हो गया, पहले क्या था कि सेंटर डज नॉट बियर द एडिशनल कॉस्ट। पहले जो योजना थी उसमें यह था कि अगर कोई राज्य अपने मेन्यू में कुछ अलग चीजें ऐड करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट को बियर नहीं करेगी, जो राज्य ऐड कर रहा है वो उसकी कॉस्ट स्वयं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बियर नहीं करेगी। लिखा हुआ है नाउ दैट रेस्ट्रिक्शन हैज बीन लिफ्टेड। कहा गया है आगे कि अब ये रिस्ट्रिक्शन कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एडिशनल कंपोनेंट की कॉस्ट नहीं पे करेगी, उसको हटा दिया गया है। अब अगर कोई राज्य अपने किसी खास जिले में ये चुनता है कि वहाँ के बच्चों को डाइट में दूध या अंडे में से कुछ देना चाहे या कुछ और हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसकी कॉस्ट को वहन करेगा। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होगे। आगे तिथि भोजन। अब तिथि भोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सरकार लेकर आई है। लिखा हुआ है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। सरकार तिथि भोजन के अंतर्गत इस पीएम पोषण स्कीम में कुछ कम्युनिटी को शामिल करना चाहती है। जैसे कुछ लोग, जैसे आपको पता है कि किसी खास त्यौहार पर या खास ओकेजन पर चाहें तो स्कूल में आकर बच्चों को खाना खिला सकते हैं अपने पैसों से। इसी को बोला गया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। स्पेशल फूड टू चिल्ड्रन ऑन स्पेशल ओकेजन एंड फेस्टिवल्स। जैसे आपको लग रहा है कि होली आने वाली है तो कुछ पुण्य का काम करते हैं, तो आप जाइए किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, वहाँ पर बच्चों को किसी खास ओकेज़न पर, किसी खास फेस्टिवल पर आप खाना खिला सकते हो। इसी को बोला गया है तिथि भोजन। आगे देखते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पीएम पोषण स्कीम का। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। डीबीटी फ्रॉम स्टेट टू स्कूल। पहली चीज तो ये है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इतना पढ़ के आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें फंडिंग सेंट्रल भी गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी। दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी स्कूल्स को, यानी स्कूल्स को डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों ऐसा किया गया है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योर नो लीकेजेस एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य चाहते हैं कि राज्य अगर पैसा भेजेगा तो पैसा पहले जिले के स्तर पर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जिला प्रशासन के पास जाएगा, और जैसे ही बीच में कई लोग जुड़ेंगे तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वो पैसा जितना भेजा जा रहा है उतना नहीं पहुंचेगा। इसलिए पीएम पोषण में क्या व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है स्टेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत स्कूल्स के अकाउंट में पैसा भेजेंगे। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए होगे। आगे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की बात की गई है। कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत एक न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट की जाएगी। किस लिए, ताकि वो बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स प्लस वेट प्लस हीमोग्लोबिन लेवल्स को चेक करता रहे, इंश्योर करता रहे कि बच्चों की सारी चीज़ें बैलेंस हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब ये समझ लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। देखिए, बच्चे की लंबाई के रेशियो में उसका वेट है या नहीं है, इसी को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। यानी मान लो बच्चे की लंबाई 6 फीट है लेकिन उसका वेट बहुत कम है तो समस्या है, उसको कुछ अलग व्यवस्था उसके लिए करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होगा वो इंश्योर करेगा कि बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स में उचित, उसमें इंडेक्स में ठीक ठाक उनकी रैंकिंग आए या मार्क आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बच्चों की लंबाई के हिसाब से वेट ठीक हो। सेकंड चीज, आगे वेट भी अच्छा होना चाहिए बच्चों का, अलग से भी वेट दे दिया गया है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन लेवल जो हो बच्चों के वो अच्छे हों। हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, देखिए हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में खास प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो भी हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम जो हमारा पूरा काम करता है, तो जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन खींचते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन के माध्यम से सेल्स में जाता है और सेल्स में फिर क्या होगा,
सेल्स का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हीमोग्लोबिन वापस लेकर आता है और लंग्स के माध्यम से हम इसको देखते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, हीमोग्लोबिन। आगे देखें, लिखा हुआ है स्पेशल ऑडिट। अब स्पेशल ऑडिट क्या होता है? सरकार ने स्कीम को लॉन्च कर दिया, सरकार स्कीम को लागू कर रही है, लेकिन सरकार ये कैसे जाने कि जमीनी स्तर पर इस स्कीम को बहुत बेहतर ढंग से लागू किया जा रहा है? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंगेज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जो भी कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनको पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत ऐड किया जाएगा। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग स्कूल स्कूल में जाकर बच्चों से पता करेंगे, पूरा जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे कि क्या ये स्कीम ज़मीनी स्तर पर उसी प्रकार लागू हो रही है कि नहीं जिस प्रकार सरकार इसको लागू करना चाह रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब हम करंट को देख लेते हैं। उम्मीद है पीएम पोषण आप समझ गए होंगे, तो चलिए करंट न्यूज़ को देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, यानी बाजरे के क्या बेनिफिट हैं। बाजरे के जब भी बात आता है तो बाजरे में ज्वार बाजरा या फिर आप देखोगे तो रागी, ये सब शामिल होता है, यानी जो भी मोटे अनाज होते हैं खास तौर पर उसके लिए एक टर्म यूज़ कर दिया जाता है, मिलेट या बाजरा। देखिए, मिलेट्स और न्यूट्री सीरियल्स, यानी न्यूट्री सीरियल्स का मतलब क्या होता है? अनाज। न्यूट्री का मतलब पोषक, यानी बाजरा या पोषक अनाज, ज्वार बाजरा रागी सब इसमें शामिल है। सरकार क्यों राज्यों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इनको ट्राई करने का प्रयास करिए या ऐड करने का प्रयास करिए? क्योंकि ये मिनरल्स में रिच होते हैं। मिनरल क्या होते हैं? हमारी बॉडी को दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की या पोषकों की ज़रूरत होती है। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे प्रोटीन, कार्ब, फैट। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी को कम होती है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। तो मिनरल्स की नीड हमारी बॉडी को कम मात्रा में होती है। अब बात आती है कि मिनरल्स होते कौन से। जैसे आपको पता है कि एक मिनरल का ज़रूरी क्यों हमारे शरीर के लिए? क्योंकि हमारे बॉडी के उचित डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? एक मिनरल होता है आयोडीन। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो आपको घेंगा जैसी बीमारी होगी, या आप ये समझ सकते हो कि अनयूजुअल ग्रोथ होगी। दूसरा आप देखोगे कि एक मिनरल होता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस आपके दांत के लिए भी ज़रूरी है और हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मिनरल्स आपके लिए ज़रूरी हैं, तो इनमें मिनरल्स पाया जाता है। दूसरा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स पाया जाता है। अब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स क्या है? देखिए, बी जब विटामिन की बात करते हो तो B1 B2 कई प्रकार के इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। फिर आगे हम देखेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। जब हम जिम करते हैं तो हमारी मसल ब्रेक होती है, उस मसल को जोड़ने के लिए और फिर से ग्रोथ करने के लिए अगर हमने प्रोटीन डाइट नहीं ली तो फिर आप देखोगे कि मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रोटीन हमारी मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये क्या है? प्रतिऑक्सीकारक इनको बोलते हैं। हमारी जो भी सेल्स हैं उनको एकदम आप ऐसे समझो कि सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, प्रतिऑक्सीकारक की ज़रूरत होती है। सामान्य तौर पर जब हम हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करिए। क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स क्या हैं? आप ऐसे समझ लो कि सेल्स का वही रोल हमारी बॉडी में है जो एक बिल्डिंग में ईंट का रोल होता है, यानी जो बेसिक चीज़ है, सबसे फंडामेंटल जो चीज़ है हमारी बॉडी की, वो सेल है। तो एंटीऑक्सीडेंट सेल को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तो उम्मीद है आप सब ये न्यूज़ समझ